हाँ चलो गाइस, हाँ तो हम लोग काय पर बात कर रहे थे? हाँ जी, अडानी। देखो क्या होता है, व्हाट दिस इज, ये है ना बहुत ट्रेडिशनल तरीका है, मतलब हर किसी को पता है बट होए चला जा रहा है, हुआ चला जा रहा है, हुआ चला जा रहा है, हर कंपनी को हो रहा है। क्या करते हैं हम लोग? देखो, सबसे पहले कंपनी क्या करता है, थोड़ा सा नाम बनाता है, जैसे अडानी ने शुरुआत में नाम बनाया, ठीक है, रहने दे, छोड़। हाँ जी, क्या ब्रेक में आ जाना तब देखेंगे। तो पहले कंपनी थोड़ा नाम बनाता है, एक बिजनेस अच्छा चल निकलता है। अब बिजनेस एक अगर अच्छा चल निकलता है तो ये कंपनी किसके पास जाता है? इन्वेस्टर्स के पास। अब इन्वेस्टर एक इन्वेस्टर नहीं है, मतलब अपने को जब कमाना है ना, दिस इज द वे यू कैन अर्न, दिस इज आई एम टेलिंग यू कि हाउ टू अर्न मनी। दिस इज नॉट अबाउट कॉस्टिंग बट दिस इज हाउ टू अर्न अबाउट मनी। तो होता क्या है कि आपको अगर पैसा कमाना है तो हम पहले एक चीज में नाम बना लो, कोई भी एक ग्रुप, बराबर। तो भाई जैसे रिलायंस है तो कोई एक से पेट्रोलियम सेक्टर में या कोई एक एनर्जी सेक्टर में, अडानी है तो अभी कई सारे बिजनेस है, एनर्जी सेक्टर है, पावर सेक्टर है, ऐसे एफएमसीजी है, कितने ही सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आप क्या कर लो, नाम बना लो। अब जब नाम बना लोगे ना तो आपके पास जैसे गुड़ को क्या चीटियां लगती हैं, वैसे ही आपके तरफ इन्वेस्टर खींचा चला आता है। तो अब इन्वेस्टर कौन कौन है? एक है जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक, बराबर, जो रोज शाम को 4 बजे 5 बजे चाय पे चर्चा करते कि मैंने तो इसमें डाला था और मेरा पैसा बढ़ गया, बराबर। तो जनरल पब्लिक है एक। दूसरा इन्वेस्टर है कौन? बैंक्स। दूसरा इन्वेस्टर कौन है? बैंक्स है। तीसरा इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करेगा पैसा, दैट इज से बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बराबर, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। चौथा है फॉरेन इन्वेस्टर, चौथा है फॉरेन इन्वेस्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और गवर्नमेंट। छोड़ना किसी को नहीं है, अपने को पैसा बनाना है, सबसे बनाना है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब लोग, भैया हमारा देखो कंपनी ये छापेंगे वो छापेंगे, न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीज छापेंगे, हम बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, मार्केटिंग, मीडिया, सबको मैनेज करेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि हाइप क्रिएट करेंगे कि भैया मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, मेरे बिजनेस में अडानी नंबर 1 हो चुका है, नंबर 2 हो चुका है, नंबर 3 हो चुका है, एंड सो ऑन, दे आर ग्रोइंग। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देंगे, मीडिया को मैनेज करेंगे, सब चीज करेंगे, ठीक है। अब बेचारा जनरल आदमी क्या करता है, 5-5 हजार रुपये बचाया हुआ है, तो ये सोचता है मैं भी किधर डाल दूं, अडानी में डाल दूं, भाई सब लोग बढ़ रहे हैं, मैं भी क्या कर दूं, मैं भी बढ़ जाऊं, बराबर, बहती गंगा में अपन भी हाथ धो लेते हैं। तो वो भी बेचारा सोचता है ऐसा ही। हाइप हो गया, सब इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर दिया, अपने पास जमा हो गए 1000 करोड़, थोड़े कम हो गए क्या, बढ़ा देते, हाँ जी, 14,000, फिर लाख में करना, 1 लाख करोड़ तो जमा कर, हाँ जी, 1 लाख करोड़ जमा हो गए, सब लोगों ने ला के पैसा दे दिया। अब ये पैसा अपने को क्या करना है, बिजनेस करना है कुछ। अब कुछ बिजनेस, देखो बिजनेस है, रिस्क है, बिजनेस है तो रिस्क है, इट इज नॉट दैट कि बिजनेस है तो चलेगा ही। अगर ऐसा ही रहता तो भैया जड़ी बूटी ये होती तो फिर तो हर बिजनेस ही काम कर लेता। तो अब रिस्क है, तो रिस्क है तो अपन क्या करते हैं, ये जो पब्लिक कंपनी है ए एंड कंपनी, इसके आगे अगल बगल में अपन 10-15 शेल कंपनीज खोलते हैं। कौन सी कंपनी खोलते हैं? जो एक्चुअली कोई काम नहीं करती, उनका काम सिर्फ इतना है क्या करने का। अब देखो पूरा मजा देखो इस चीज में, ये शेल कंपनीज करके पैसा कैसे आउट ऑफ इंडिया या बाहर लेकर जाया जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, ए एंड कंपनी ने XYZ को सेल किया, एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, कुछ तो भी, कोई तो प्रोडक्ट बनाती है, मान लो क्या बनाती है, मोबाइल ही बनाती है, चलो एग्जाम्पल। तो अपन ये बोलते हैं कि भाई ₹1,00,000 का मोबाइल बनाया इन्होंने, ₹1,00,000 का मोबाइल बनाया, आईफोन 12, 13, 14 कौन सा चल रहा है, हाँ 14, ठीक है, तो 14 लाख रुपए, ₹1.5 लाख का फोन बनाया, हाँ ठीक है, 2 लाख का है, ठीक है, आधा देंगे, ठीक है तुमको, हाँ। तो आईफोन क्या करेंगे, ₹1,00,000 का फोन है एक एग्जाम्पल के लिए, और अब अपन ये ₹1,00,000 का इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 2 लाख है, तो उन्होंने बोली इसलिए मैं बता रहा हूं ₹2,00,000। उल्टा करते हैं हम लोग क्या करते हैं उल्टा, कि प्रोडक्शन कॉस्ट में तो 2 लाख है लेकिन मार्केट में बिक नहीं रहा, क्या करें,
हम कितने में बेचेंगे, बेच रहे हैं 1 लाख, तो लॉस तो बुक हो गया कहां पर, बोलिए। और अपन बेचेंगे किसको, अपनी ही कंपनी को, XYZ को, अपनी ही शेल कंपनी को। किसको बेचेंगे, अपनी ही कंपनी। तो हमने पब्लिक का जो पैसा जिस कंपनी में था वहां तो लाख रुपए का क्या बुक कर दिया, लॉस बुक कर दिया, और वो पैसा शिफ्ट कर दिया किधर, XYZ में, कि भैया इसको बेचा हमने 1 लाख रुपए में, बराबर। अब ये मार्केट में जाकर बेचेगा 2.5 लाख रुपए का, और सारा का सारा पैसा प्रॉफिट कौन सी कंपनी में बुक करेगा, XYZ, जो कि कहां फॉर्म्ड है, मॉरिशस में। घंटा कुछ टैक्स नहीं लगना है, और इनकम टैक्स इधर लॉस है सर। हम क्या करें सर, लॉस है सर। लाख रुपए का क्या किया, प्रोडक्ट बनाया सर, सॉरी 2 लाख का बनाया, कॉस्टिंग 2 लाख की कॉस्टिंग, बिक कितने में रहा है, तो हम क्या करें सर, इनकम टैक्स तो देना बनता नहीं है सर। लॉस, अगले साल इनकम आएंगी तो करेंगे सर, आपका भी सोचेंगे, और अगले साल इनकम आएंगी तो तब बोलेंगे सर वो पुरानी वाली सेट ऑफ कर दो, वो भी तो पड़ी है, रिटर्न फाइल कर दिया तो सेट ऑफ तो कर देंगे, तो अगले साल भी आपको क्या नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। दुनिया की 2 नंबर की कंपनी टैक्स में इंडिया में जो टॉप 10 है उनमें भी नहीं है। दुनिया की 2 नंबर की कंपनी, बराबर, नंबर भी बराबर आया था उसका, 2 नंबरी है ना, तो उसका है ना, नंबर भी क्या आया था, बराबर आया था उसका, 2 नंबरी। दुनिया की 2 नंबर की कंपनी इंडिया में टैक्स कुछ देते ही नहीं है, और वो पैसा पूरा का पूरा कहां ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, मॉरिशस में। और मॉरिशस में अपनी XYZ लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड है, उधर कुछ टैक्स देना नहीं है। पब्लिक का पैसा लाख लाख रुपए करके, लाख लाख रुपए करके, लाख लाख रुपए करके कहां शिफ्ट हो गया, मॉरिशस। और इसका क्या चल रहा है, वैल्यूएशन इधर बैंक को दिखाए चले जा रहे हैं कि सर हमारा क्या है, लॉस है, आप और थोड़ा सा लोन दो, कंपनी में पोटेंशियल है, बढ़ा सकते हैं, अच्छा आप थोड़ी सी, पहले SBI को लिए, फिर एक्सिस को ले लिए, फिर ICICI को ले लिए, 4-5 कंपनियां जमा कर लो, या 4-5 बैंकें जमा कर लो, अंदर कर लो। बैंक डूब गया, यहां रुकने का नहीं, अभी से बैंक डूबा है। अब किसको, आम पब्लिक को पहले बताने का कि तुम लोग भाई तुम क्या कर रहे हो, अडानी इज अर्निंग लाइक एनीथिंग, प्लीज इन्वेस्ट इन हिज शेयर। आम पब्लिक का पैसा वही लाख लाख रुपए करके किधर, कहां जमा हो गया, मॉरिशस में जमा हो गया, बराबर। 2 हो गए, गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ने का, बोलने का क्या, बोर्ड फॉर इंटरनल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR, लॉ में पढ़ते हो, सिक कंपनी, जब कंपनीज क्या हो जाती है, सिक, बराबर, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं हमारी कंपनी सिक कंपनी है, ये कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ पैकेज दे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिवाइव कर सकते हैं। वी हैव एकदम, अभी तक रामबाण उपाय पता चला है, ये अभी तक नहीं था, अभी पता चला है, हम इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। गवर्नमेंट को भी अंदर ले लें, लाख लाख रुपए करके किधर, मॉरिशस। अब ये स्कैम है, दिस इज अ स्कैम, बराबर, दिस इज स्कैम, ठीक बात है। अब ये स्कैम को, इस स्कैम से भी फायदा उठाते हैं लोग, लाइक हिंडनबर्ग। ऐसे स्कैम को वो लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, और वो क्या करने देते हैं, पहले प्राइस को बढ़ने देते हैं, हाइप होने देते हैं। उनका कोई मतलब ठीक इंटेंशन है ऐसा नहीं है हिंडनबर्ग का, कि वो, उसका इंटेंशन शॉर्ट सेल का है। वो क्या करना चाहता है कि भैया आपकी कंपनी है ना, बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो, मैं तेरे कंपनी के बारे में रिसर्च करके रख दूंगा, बराबर। अब शेयर अपन क्या करते हैं, उसको मालूम है कि ये कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, ठीक है। अडानी को कहां पहुंचने दिया उसने, 2 नंबर पे पहुंचने दिया, टॉप नंबर पर पहुंचने दिया, उसके शेयर का वैल्यूएशन ऊपर जाने दिया, पहले जाने दो, बढ़ने दो इसको, जितनी पतंग ऊपर उठ रही है उड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो, अब अपन इसके सौदा करो। सौदा करो मतलब कि भाई मुझे एक्सपेक्टेशन है, जैसे आप आए इन्वेस्टर, मुझे लग रहा है कि आज इसकी प्राइस, अडानी का कुछ प्राइस जब टॉप प्राइस था, क्या था प्राइस, कितना का, कहां तक गया था उसके शेयर का प्राइस, कोई भी, हाँ 3000 समथिंग, चलो 3800, चलो किसी ने बोला 3800 पर शेयर, बराबर, 3800 रुपए पर शेयर चला गया। अब लोगों को क्या लगता है, अडानी का इतना मीडिया में आ रहा है, इतना आ रहा है, अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। ये बंदा क्या बोलता है
कि भाई मैं क्या करने को तैयार हूं तुझसे, मैं क्या करने को तैयार हूं। ये 3800 है ना, सिर्फ किसको मालूम है कि गिरेगा? हिंडनबर्ग को मालूम है गिरेगा, क्योंकि मैं रिपोर्ट छापूंगा और इसका क्या गिरने वाला है, प्राइस गिरने वाला। तो वो क्या कर देता है, 3800 पे सेल कर देता है। डिलीवरी नहीं देता है, सिर्फ क्या कर देता है, सेल कर देता है। ही सेल्स एट 3800। उसके पास आज शेयर नहीं है। किसके पास? हाँ, हिंडनबर्ग के पास आज आपके कंपनी का शेयर नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि आज की प्राइस पे क्या करता हूं मैं, सेल करता हूं। बराबर, आई विल सेल एट दिस प्राइस, आई एम रेडी टू सेल। सपोज कुछ तो 2 लाख शेयर्स, एक एग्जाम्पल के लिए। बराबर, मैं क्या करता हूं, आज बेच देता हूं, 2 लाख शेयर मैं बेच देता हूं। ठीक बात है, मैंने सेल कर दिया, मेरे पास शेयर भी नहीं है, बट अपनी प्राइस डील डिसाइड हो गई। बंदा आया मेरे पास, बोला बेचोगे? मैंने कहा हाँ बेचूंगा। बोला कितने में बेचोगे? बोला 3800 में। ठीक है, 3800 में बेचो। 3800 में नहीं बेचा, नहीं मान रहा, मैं 3500 में बेच दूंगा। अब तो खरीद लोगे, मार्केट में 3800 चल रहा है और मैं आपको बोलूं कि 3500 में खरीद लो, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीद लोगे। बोले यस यस, 300 रुपए का तो आज ही क्या है, प्रॉफिट है, और जो भाव बढ़ेगा वो अलग। तो आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये प्राइस कहां जाने वाली है, 4500 पे। मैं आज कितने में बेच देता हूं आपको, 2 लाख शेयर 3500 में बेच देता हूं, लेकिन मैं डिलीवरी तुमको 1 महीना बाद दूंगा। डिलीवरी कब दूंगा? 1 महीना बाद। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सेल। सेल इन एडवांस, डिलीवरी आफ्टर 1 मंथ। अपना रेट आज तय हो गया, 1 महीने के बाद क्या दूंगा, डिलीवरी दूंगा। और दूसरे दिन फिर मैं क्या, जब इससे डील हो गई है कि 3500 में, दूसरे दिन मैं रिपोर्ट आउट कर देता हूं। रिपोर्ट आउट करूंगा, धड़ धड़ा के शेयर कहां पे गिर जाएगा, 200 रुपए पे गिर जाएगा। शेयर कितने पे गिर गया, 200 रुपए मार्केट में खरीदा। बोले भाई आओ, 1 महीने बाद नहीं, आज ही ले लो। है ना, बोला 1 महीने बाद नहीं, आज ही ले लो। 200 रुपए पे हमने आज शेयर खरीदा और इसमें अपन ने क्या बना लिया, प्रॉफिट बना लिया भाई। 3300 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर बना लिया। बेचा आज, डिलीवर कल करेंगे। और इस चक्कर में हमने क्या बना लिया, हिंडनबर्ग ने क्या बना लिया, प्रॉफिट। तेरा शेयर 200 रुपए पर गिर गया है, आज मार्केट से खरीद के रख लिया। वो बोला नहीं सर, उसको लगता है नहीं नहीं सर आज मत, अपनी बात तो महीने बर्बाद हुई थी। ठीक है, महीने बर्बाद लेना, अपन ने तो 200 में खरीद के रख लिया 2 लाख शेयर। महीने बर्बाद वाले यही वाले टिका देंगे, बोले भाई ले ले। और पर शेयर मैंने कितना रुपया कमा लिया, 3300 पर शेयर इंटू 2 लाख। दिस इज व्हाट आई हैव अर्न्ड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज शॉर्ट सेलिंग। दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट हिंडनबर्ग डज। नहीं, वी डोंट डू दिस, वी डोंट डू दिस, बट दिस इज व्हाट हिंडनबर्ग डज। ये बात समझ में आई? तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो दूध का धुला है, उसको किसी कंपनी के बारे में बताना है, तुमको फंसाना नहीं है। नहीं, ये उनका कॉज है, हम कमा ले और साथ में लोगों का भी क्या हो जाए, भला हो जाए तो हो जाए। दैट इज व्हाट दे डू एंड दिस इज। खैर, ये सारी बातों में गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेबी क्या कर रही है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दे शुड नो दैट, दे शुड कीप अ कंट्रोल। ये कंट्रोल करना, जब सब लुट गई है तब तो फिर सभी आ जाते हैं बताने के लिए, तो ये इशू है। अभी भी अगर मैं बता रहा हूं ना आपको, इंडिया में कम से कम 100 कंपनीज होगी जो ओवर वैल्यूड है आज भी। आप भी चालू कर दो बिजनेस, मस्त एक कंपनी के बारे में क्या निकालने का, 2 साल 3 साल बैठ करके रिसर्च करने का और क्या करने का, इस तरीके निकाल लेना। खैर, दिस इज व्हाट इज। तो कई सारी कंपनी अपनी शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए क्या क्रिएट करती हैं, हाइप क्रिएट करती हैं। शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, ओनर, क्रेडिटर्स, इनको फाइनेंशियल अकाउंट्स बना बना के देंगे। बोलेंगे सर आइए हमारी कंपनी देखिए, जबरदस्त ऑफिस में फ्रंट डेस्क पे एकदम सुंदर सी सेक्रेटरी है ना, जबरदस्त कंपनी, फैक्ट्री, ये वो दुनिया भर का तामझाम करेंगे ताकि उनकी कंपनी का क्या बने, हाइप बने, शेयर प्राइस ऊपर जाए। एंड अल्टीमेटली शेयर प्राइस ऊपर जाए उस दिन। अब इस प्रोसेस में अगर अडानी खुद भी कमाना चाहे तो कमा सकता है कि नहीं कमा सकता है? जब हिंडनबर्ग कमा सकता है तो अडानी खुद भी कमा सकता है कि वो भी क्या कर देगा, शॉर्ट सेल कर देगा। बोले जान दे, जब शेयर कम हो जाए अपन भी बेच देंगे, अपना भी क्या हो जाएगा, है ना, हिंडनबर्ग। बट इस चीज के लिए हिंडनबर्ग और अडानी क्या होना, मिले हुए होना।
बट अगर आप चाहो तो आप खुद ही अपनी कंपनी बना के पहले हाइप क्रिएट करो और फिर खुद ही क्या कर दो, लीक कर दो इंफॉर्मेशन और आप ही गिरा दो, आप ही शॉर्ट सेल कर लो और आप ही क्या कर लो, कमा लो। कोई हिंडनबर्ग की जरूरत भी नहीं है। फाइनेंशियल गेम इज अ बिग गेम, फाइनेंशियल गेम इज अ बिग गेम। तो आप वो गेम कैसे खेलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये सब चीज तब पॉसिबल है जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्या पढ़ेंगे, 4 साल पढ़ो, कॉस्टिंग नहीं, पूरा प्रोफेशनल कोर्स एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ो, पक्का है कुछ ना कुछ लाइफ में बना ही लोगे। फिर भी इन सब के बाद आइडिया नहीं दे रहा हूं, आइडिया नहीं दे रहा हूं, नहीं नहीं, आई हैवंट गिवन यू आइडिया, आई हैव टोल्ड यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। इफ दैट वुड हैव बीन केस, तुमको लगता है इधर लिखा है च में ऊ की मात्रा, त में ई की मात्रा, य में आ की मात्रा, डू यू थिंक कि इधर लिखा है? नहीं। इफ आई नो दिस मच, टेल मी, इफ आई नो दिस मच, डू यू बिलीव दैट आई विल ओनली टेल यू एंड वोंट डू दिस? नो। बात तो तब है, जानते सब है, करना नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड एज प्रोफेशनलिज्म, दिस इज कॉल्ड एज भैया कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। पता सब है, करना नहीं है, करना सही मार्ग से है। चीजें करने को क्या, ये सारी चीज जब ये जान दीजिए, हाँ जी, तो जब ऐसे अनपढ़ लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी चीज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, करनी नहीं है भाई। वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, द मोस्ट ऑनेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रोफेशनल्स। बहुत चीजें जानते हैं, क्या करते हैं, करते नहीं है, और दूसरों का भी सही करके देते हैं। दूसरों तो नेवर एवर एवर नेवर 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 एवर एवर नेवर नेवर ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एनी प्रोफेशन फॉर दैट मैटर, वॉट एवर द प्रोफेशन इज, यू आर से पाइनियर ऑफ दिस कंट्री। आप लोग वो हैं जिसके भरोसे देश चल रहा है। हम ऑनेस्ट लोग हैं, हम क्या करना चाहते हैं ये सब नहीं, हम जानते हैं, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते, हम नहीं करना चाहते ये सब। हमको कमाना है लेकिन सही तरीके से। दैट्स वाई मैं डोंट्स बता रहा हूं आपको, डूज नहीं बता रहा हूं, आइडिया नहीं दे रहा हूं, है ना। खैर एनीवे, तो हम लोग बात काय पर कर रहे थे, शेयर होल्डर एंड गवर्नमेंट और ओनर के लिए अपन क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन। कई सारे लोग सोचे सर हमको तो आइडिया जम गया, है ना। खैर हाँ जी, कॉस्टिंग क्या की जाती है, इंटरनल की जाती है। कॉस्टिंग कैसे की जाती है, जल्दी से बताओ, इंटरनल की जाती है। अगला कंसेप्ट काय पर से, अगला चीज हमने कहा यहां पर सिर्फ अपन क्या करते हैं, से प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करते हैं। काय में 5वां चीज, यहां प्रॉफिट या लॉस का क्या करते हैं हम लोग, एनालिसिस करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं क्योंकि लिखना नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स के बाद जब ठीक से लिखेंगे तो समझ आ भी जाएगा। 5वां चीज इधर क्या बोलेंगे, हम लोग यहां काय का एनालिसिस करते हैं, सिर्फ कॉस्ट और रिपोर्ट्स बनाते हैं। दिस इज ओनली कॉस्ट एनालिसिस। इधर काय के बारे में बात सोच रहे हैं हम लोग, कॉस्ट। अगला चीज हमने कहा यहां फिक्स्ड फॉर्म ऑफ क्या है, टाइम पीरियड है, उधर कोई पीरियड नहीं है। यहां पीरियड क्या है, ईयरली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हो तब क्या ईयर रहता है, अ ईयर। तो यहां पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा अ ईयर बनाई जाती है। इधर फॉर एनी पीरियड, यहां काय के लिए बनाई जा सकती है, एनी पीरियड। जितने लोग अभी, कई सारे लोग मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं अभी तक उसी में फंसे हुए, वापस आ जाओ। काहे में, कैसे पैसा बनाया, हम रह गए एंड सो ऑन। कुछ चेहरे दिख रहे हैं मुझे अभी भी कि काय के बारे में सोच रहे हैं, वही चीज, वापस आ जाओ। दिस इज नॉट आर। इससे बेहतर तरीका बताऊंगा, इससे बेहतर तरीका और ऑनेस्ट तरीका बताऊंगा, चिंता मत करो, है ना। बट समय से पहले, किस्मत से ज्यादा नहीं। हाँ, एंड लास्ट चीज क्या, यहां पे फॉर्मेट क्या है, फिक्स्ड फॉर्मेट है। फिक्स्ड फॉर्मेट यहां पर हमारा क्या नहीं है, फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, नो फिक्स्ड फॉर्मेट। तो इन शॉर्ट पूरे पॉइंट्स क्या हुए लास्ट, और अगला कंसेप्ट पे चलते हैं। फिर कौन से कंसेप्ट पर, अगला चीज देखते चलेंगे। एक बार पॉइंट्स वापस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग काय पर ध्यान देता है, सिर्फ फाइनेंशियल डेटा पर। वेयर एज ये काय के लिए काम आता है, से काय के लिए काम आता है,
कॉस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन से टर्म्स की बात है? मॉनेटरी टर्म्स, यहां पर यूनिट में भी और रुपीज में भी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन से डेटा पे काम करता है? ये हिस्टोरिकल एज वेल एज प्री डिटरमाइंड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसको टारगेट करके बनाया जाता है? वो रिपोर्ट शेयर होल्डर क्रेडिटर, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए? खुद के लिए, इंटरनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का अकाउंट। इसका पीरियड क्या है? जनरली ईयर है, जनरली। बट यहां पर कुछ भी क्या हो सकता है? पीरियड। और फॉर्मेट फिक्स्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसमें फॉर्मेट फिक्स्ड नहीं है। अगला चीज, चलो हेडिंग डालो, अपनी नोटबुक निकालो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, फटाफट नोटबुक हेडिंग डालो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, फास्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, चलो आ जाओ जल्दी जी। अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट में बी अ प्रोडक्ट, डिफाइन करेंगे कॉस्ट। आज नोटबुक बना लिए क्या सब लोग? मारवाड़ियों खरीद लिए क्या नोटबुक? 3-4 कलर के पेन खरीदे क्या बॉयज स्पेसिफिकली? हाँ खरीद लेंगे। देख उसके लिए पंचवर्षीय योजना बना, कुछ बजट बना कि आयराम 5 पेन खरीदने हैं, बहुत कॉस्ट हो जाएगा सर, है ना कॉस्टिंग बहुत कॉस्ट हो जाए। चलो लिखो कॉस्ट ऑब्जेक्ट, फटाफट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, लेट्स कंप्लीट दिस। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एनीथिंग विच separates measurement of cost, anything which separates measurement of cost, like product, service, customer, department, activity, brand name is called as cost object। क्या डेफिनेशन दी हमने? एनीथिंग विच सेपरेट्स मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। तो जहां तुम कॉस्ट अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। अलग अलग तरीके से मतलब क्या क्या चीजें हो सकती हैं? आप कॉस्ट को क्या प्रोडक्ट वाइज मेजर कर सकते हो? प्रोडक्ट एक्स के लिए इतना कॉस्ट, प्रोडक्ट वाई के लिए इतना कॉस्ट। क्या आप डिवीजन डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हो कि डिपार्टमेंट से सेल्स डिपार्टमेंट के लिए इतना कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के लिए इतना कॉस्ट? क्या आप कॉस्ट को एक्टिविटी वाइज बता सकते हो कि मटेरियल हैंडलिंग के लिए इतना कॉस्ट, प्रोडक्शन के लिए इतना कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतना कॉस्ट, मार्केटिंग के लिए इतना कॉस्ट? क्या आप से सर्विस वाइज कि आप क्या कर सकते हो? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इतना कॉस्ट, से वन टाइम सर्विसिंग का इतना कॉस्ट, सेकेंड टाइम सर्विसिंग का इतना कॉस्ट, क्या आप ऐसा बांट सकते हो? तो अगर कॉस्ट को हम मेजर कर सकते, जिस किसी तरीके से मेजर कर सकते, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल अपन बात करें, एमईपीएल का अगर कॉस्ट निकालना है हमको, किसका कॉस्ट निकालना है? एमईपीएल का। अब सोच के देखो एमईपीएल कितने वाइज अपन कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल। पहला क्या हो सकता है? एक एक चीज, आर्स को आते हैं अपन, ठीक है, 1 मिनट होल्ड। हाँ, सब्जेक्ट वाइज एक कॉस्ट आता है कि मनोज सर की क्लास होती है, कितनी कॉस्ट आती है। सब्जेक्ट वाइज हो सकता है कॉस्टिंग का कितना कॉस्ट पड़ रहा है, पर बैच वाइज हो सकता है, पर सेंटर हो सकते हैं, 4 सेंटर हो तो पर सेंटर, हाँ या ना, यस और नो। इवन सेंटर में भी पर फ्लोर, अगर और डिटरमाइन करना है, एनालाइज करना है तो पर फ्लोर, हाँ या ना। पर रूम, देखो उसको समझ में आ गया, पर रूम। इवन यस, पर टीचर, कॉस्ट पर टीचर क्या पड़ रहा है एमईपीएल को, यह भी निकाला जा सकता है। पर स्ट्रीम, सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम 11 12। पर सब्जेक्ट, पर कोर्स, पर ग्रुप,
कितने तरीके हो सकते हैं कॉस्ट निकालने के, ये सब कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। ये सब क्या है? द ऑब्जेक्ट बाय विच कॉस्ट कैन बी कंप्यूटेड। सिंपल भाषा में बात करें तो क्या कहा मैंने? ऑब्जेक्ट बाय विच कॉस्ट कैन, इवन पर स्टूडेंट, कॉस्ट पर स्टूडेंट भी निकाल सकते हैं ना, कि एक स्टूडेंट अगर क्लास में आकर के बैठता है तो भैया वो कितना, वो एसी कंज्यूम करता है, वो क्या नोट्स कंज्यूम करता है, लाइट्स ऑन रखनी पड़ती हैं, सर का गला कंज्यूम करता है ना, से टेक्नोलॉजी लगती है, से क्या लगता है, इंटरनेट कनेक्शन लगता है, से कैमरा का कॉस्ट आता है। तो पर स्टूडेंट क्या कॉस्ट आ रहा है निकाला जा सकता है। फिर स्टूडेंट भी क्या हुआ? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सेंटर भी क्या हुआ? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। से बैच भी क्या हुई? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। से क्या चीज, कोर्स भी क्या हुआ? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। टीचर भी क्या हुआ? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। से आपका क्या चीज, ग्रुप भी क्या हुआ? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। स्ट्रीम भी क्या हुआ? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जिस किसी वाइज आप कॉस्ट को क्या कर सकते हो? मेजर। क्या यह बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? यस और नो? क्या एक चीज मैं बताऊं और एक आपको, जब भी कॉस्टिंग में कोई भी कंसेप्ट अगर आपको क्या लगे, डिफिकल्ट लगे ना, खुद पे ले लेना। ऐसा सोच लेने का मेरी कंपनी है। जब खुद पे ले लेते ना तो हमेशा क्या होता है, तुरंत समझ में आता है, क्योंकि अपने को कौन सी कॉस्ट पड़ती है अपने को समझ आता है ना। हिंदुस्तान में सबको समझता है कि मेरे लिए क्या कॉस्ट है। अभी आप देखोगे कि हर प्रॉब्लम भी करने जाओगे, ऐसे वो क्या बोल रहा है समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर ये सोच के करोगे कि ये मेरी कंपनी है और मेरे कंपनी में ये कॉस्ट लग रही है, तो तुमको खटाखट क्या होते लगेगा, नहीं समझ आने लगेगा। बराबर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट समझ गया? तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज द वे वी मेजर कॉस्ट, जो यूनिट वाइज, डिवीजन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, सर्विस वाइज, तब अपन क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? तो हमने शॉर्ट में क्या दे दिया, एग्जाम्पल भी दे दिए। जैसे प्रोडक्ट वाइज, क्या स्मार्टफोन, टैबलेट, एसयूवी, कार, बुक, यस सर, ये प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट है। इन्हें लिखना नहीं, एग्जाम्पल लिखना नहीं, वो वहां पे लिखे, शॉर्ट में ही लिखना है, वो रनिंग नोट्स है, उसमें हर चीज नहीं लिखना है, उसमें वो लिखना है जो लास्ट डे पढ़ना है। बराबर, वो लिखना है, वहां पे हर चीज नहीं लिख देंगे। वो वहीं अंडरलाइन भी करते, कई सारे लोगों को मैंने देखा है, वो अंडरलाइन करते तो वो हर लाइन ही अंडरलाइन कर लेते। भाई हर लाइन ही इंपॉर्टेंट थी तो पहले बुक पे ही ऊपर ही लिख देता ना वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा काय को लिखा, हर लाइन को ही अंडरलाइन कर देते हैं। ना 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 ना, पेपर भी जब एग्जाम में भी लिखोगे, ध्यान रखना, कुछ लोग गलत चीज हाईलाइट करके आ जाते। मेरे कई सारे स्टूडेंट मुझसे पेपर मंगवाते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि सर हमने क्या गलती किया। 90% पेपर में दिखाई देता है कि कोई चीज गलत लिखी और उसको हाईलाइट कर दिया उसने। क्या कर दिया? मतलब एग्जामिनर को परोस दिए कि भाई इसके वजह से मैं फेल कर दे प्लीज, है? तो हाईलाइट भी क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कॉस्ट यूनिट। चलो कॉस्ट यूनिट, अगला चीज स्मॉल में, अगला कंसेप्ट कॉस्ट यूनिट। फटाफट थ्योरी निपटाते हैं, ज्यादा बस आज की थ्योरी है। कॉस्ट यूनिट, अ फिजिकल मेजरमेंट, कॉस्ट यूनिट, अ फिजिकल मेजरमेंट in which product or service is measured, a physical component या measurement, physical measurement in which product or service is measured, physical component in which product or service is measured। कोई लिक्विड चीज काय में मेजर करते हो? लीटर्स, लीटर्स और ml और आउंसेस, पाउंड्स, आउंसेस। बराबर। अच्छा, कोई चीज सॉलिड चीज है, कैसे मेजर करते हो? केजीज, ग्राम्स, मिलीग्राम्स, टन्स, पाउंड्स, पाउंड्स, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, डिस्टेंस है, कैसे मेजर करते हो? हाँ, मिलीमीटर से, किलोमीटर, सेंटीमीटर, थर्मामीटर नहीं, है ना? क्या टेम्परेचर कैसे गिनते हो? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ऑल दीज आर यूनिट्स। तो कॉस्ट को अगर कंप्यूट करना है तो क्या उसका यूनिट जानना बहुत जरूरी है।
क्या कॉस्ट निकाल रहे हो, पर टन निकालोगे कि पर केजी निकालोगे कि पर एमजी निकालोगे कि पर लीटर निकालोगे कि पर, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन कुछ चीजें फिर से मेजरेबल है और कॉस्ट पहले ही पढ़ना पढ़ रखा है कि कॉस्ट क्या है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में गिना जाता है। कॉस्ट सिर्फ कौन सी चीजें हैं जिनको क्वांटिफाई किया जा सकता, क्या हर क्वांटिटी का कोई ना कोई एक मेजरमेंट जरूरी है, हाँ या ना, किसी ना किसी, अगर क्वांटिफाई कर सकते हो तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा ना। तो अगर क्वांटिफाई करोगे कि भैया मैंने कितने केजी बनाया, मैंने कितने टन्स बनाया, मैंने कितने लीटर्स बनाया, मैंने कितने से डिस्टेंस, अगर कोई सर्विस ट्रांसपोर्ट है, एक एग्जांपल आपका ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट वाला कैसे निकालेगा कॉस्ट, क्या यूनिट होना चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए, कितना किलोमीटर चला, किलोमीटर पर लीटर, ये पेट्रोल का कॉस्ट हो गया, किलो पर आवर, ये क्या हो गया टाइम बेसिस पर, अगर टाइम बेसिस पर। बट ट्रांसपोर्ट का अगर अपन निकालते हैं उसको बोलते हैं टन किलोमीटर, एक टन को एक किलोमीटर, अभी मत, मैं सिर्फ नाम बोल रहा हूं, कुछ लिखना मत, ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करके एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे इस चीज पर, बस ऐसे ही बता रहा हूं कि कैसे निकालेंगे टन किलोमीटर। एक टन को एक किलोमीटर तक लेकर गए तो कितना खर्चा आया, इसको क्या बोलते हैं, टन किलोमीटर। जैसे अगर आप रेलवेज में जा रहे हो, कैसे कैलकुलेट करता होगा वो रेलवे वाले, पर पैसेंजर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। टिकट कैसे डिसाइड करते होंगे, ऐसे ही डिसाइड करते होंगे ना कि आप कोलकाता से कहीं तो एक कहां पर पुणे तक जाना है, नागपुर तक जाना है, तो अगर कोलकाता से नागपुर 1700 किलोमीटर है, एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक ले जाने का कितना खर्चा है ये निकाल लो। उसके बाद तो सिर्फ किलोमीटर से ही मल्टीप्लाई करना है कि 1700, 1800, 200, 2000, 5000 एंड सो ऑन, तो उसको बोलते हैं पैसेंजर किलोमीटर। मूवी थिएटर में कैसे निकालते होंगे, पर मैन शो, एक आदमी को एक सीट में एक शो दिखाने का खर्चा, दैट इज कॉल्ड एज पर मैन शो। होटल में कैसे निकालते होंगे, होटल में कैसे निकालते होंगे, पर रूम, बेटा मैंने कुछ नहीं बोला मैंने कुछ नहीं बोला, हाँ क्या, आ जाओ हॉस्पिटल में पर बेड, मैंने कुछ बोला ही नहीं, डिड आई सेड पर बेड, जिसकी जैसी सोच, हाँ ध्यान देंगे भाई। होटल्स में कैसे निकालते हैं, हाँ होटल्स में कैसे निकालते हैं, पर रूम डे, एक रूम एक दिन के लिए, आर्स नहीं है, पर रूम पर डे, क्या निकालेंगे, पर रूम पर डे होटल्स में, हाँ ठीक बात। चलो दूसरा चीज अगर अपन क्या निकालेंगे, अगर होटल्स में पर रूम पर डे, इस तरीके से हॉस्पिटल्स में निकालेंगे पर बेड डे, पर बेड डे, पर बेड पर डे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट यूज हो सकते हैं। ये थोड़े से जो यूनिट बताए ये कॉम्प्लेक्स वाले बताए, अभी मैंने जो बोले ये थोड़े से यूनिट कॉम्प्लेक्स है, ये सर्विस सेक्टर में यूज होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में बड़ा आसान हो जाता है। अभी जितने भी बताए वो सब कौन से वाले बताए, सर्विस सेक्टर, लेकिन कहां पे आसान हो जाता है, प्रोडक्ट में आसान हो जाता है। प्रोडक्ट में कैसे आसान हो जाता है, तो प्रोडक्ट में हमारा कैलकुलेट करना अगर है तो प्रोडक्ट में भैया पर टन, पर केजी, पर लीटर, पर बैग, पर यूनिट, पर कैन, इस तरीके से आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में आसान हो जाता है, सर्विस में थोड़ा सा क्या यूनिट क्या हो जाएगा डिफरेंट। लेकिन अगर कॉस्टिंग करनी है तो यूनिट का भी, सॉरी सर्विस का भी क्या पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम किस चीज का भी यूनिट पता होना चाहिए, से प्रोडक्ट का भी क्या पता होना चाहिए, यूनिट। तो प्रोडक्ट हो सर्विस हो, हमको दोनों का यूनिट पता होना चाहिए। तो कॉस्ट यूनिट फिजिकल मेजरमेंट, जिसमें प्रोडक्ट को या सर्विस को क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ये बात समझ में आई। नेक्स्ट कॉस्ट यूनिट, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दो चार एग्जाम्पल यहीं देख लो, उनको लिखना नहीं, एग्जाम्पल्स को लिखना नहीं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे कार्स कैसे गिनते हैं, नंबर्स में। सीमेंट इंडस्ट्री में कैसे गिनते हैं, पर बैग, जनरली पर बैग। केमिकल इंडस्ट्रीज में लीटर्स, गैलन, किलोग्राम, टन्स, बराबर। पावर किलोवाट, स्टील टन्स। ट्रांसपोर्ट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिसकी मैं अभी क्या कर रहा था, बात कर रहा था, कैसे गिनते हैं,
बोलो, पैसेंजर किलोमीटर। गैस वॉल्यूम में, गैस का क्या वॉल्यूम, क्यूबिक फीट। काय में क्यूबिक मीटर, मेट्रिक क्यूब कैसे भी बोल सकते हैं, मेट्रिक क्यूब, क्यूबिक मीटर कैसे भी बोल सकते हैं। तो काय में क्यूबिक फीट, गैस इस तरीके से वॉल्यूम में गिनी जाती है। ठीक बात है। नेक्स्ट, तो इवन अब सम एग्जांपल ऑफ सीमा टर्मिनोलॉजी। सीमा लंदन अपने इंस्टीट्यूट है ना, इसमें भी अपन अजीब ही है, हमको कॉपी मारने का इतना शौक है ना, इतने सारे कंसेप्ट कॉस्टिंग में या तो जापानीज पढ़ोगे या यूके के पढ़ोगे। एक कंसेप्ट पढ़ोगे हेंसन मंडोजा आएगा, काइजन कॉस्टिंग आएगा, तख्त बराबर आएगा, आएगा। ये सब कंसेप्ट पढ़ने वाले हो आप लोग बराबर। तो आधे से ज्यादा कंसेप्ट तो किन के बनाए हुए हैं, यूके या किसका, जापान। इसलिए मैंने सोचा कि ये गलत हो रहा है। यस, आप पढ़ोगे मेरे स्टूडेंट्स कई सारे कंसेप्ट, और अपन ने नाम भी एकदम अपने हिंदी वाले रख रखा है भैया। जो कंसेप्ट है ना, एक है एमएस स्केल, आप पढ़ोगे, अभी आएगा कंसेप्ट आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, देखोगे कई सारी जगह पर देखोगे कि अपन पढ़ेंगे वहां पर एक डब्बा मेथड करके पढ़ोगे। कौन सी मेथड, डब्बा मेथड, शर्मा जी ने डेवलप करी। आप लोगों के लिए फॉर्मूले रटना ही नहीं पड़ेगा, इस तरीके का कंसेप्ट हो जाएगा काय में स्टैंडर्ड। फाइनल में आओगे एक कंसेप्ट पढ़ोगे, कुंडी कंसेप्ट, है ना। हाँ जी, कहो बराबर, इसको बहुत मजा आया। बोला कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आ जाओ, है ना। बोला कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। कुंडी कंसेप्ट पढ़े बराबर। बट वो कंसेप्ट इतना, आपको शर्त देता हूं, कंसेप्ट इतना रेलेवेंट नहीं लगा उस कंसेप्ट को याद करने के लिए या यूटिलाइज करने के लिए, तो शर्त है। सेम चीज हम लोग एक पढ़ेंगे एमएस स्केल, मनोज शर्मा स्केल, एमएस स्केल कंसेप्ट। दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका एमएस स्केल से सॉल्व होना ही होना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम हो, बता, यस बताएंगे ना, आएगा ना सब। एक ही दिन, पहले ही दिन आ जाएगा भाई। अभी समय से पहले, किस्मत से ज्यादा। अभी वो उम्र होने की है, पहुंचेगी 2-4 दिन में, वहां तक पहुंचेगा तो आएगा। खैर, इधर अगर सीमा लंदन की टर्मिनोलॉजी, ब्रूइंग काय में गिनते हैं भाई, बैरल में। ब्रिक मेकिंग 1000 पर ब्रिक, कोल माइनिंग टन्स में, से इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट में, इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट में, ऑयल टन लीटर में, से होटल के केटरिंग रूम पर मील, या रूम्स में या पर मील कॉस्ट। होटल का कॉस्ट पर रूम पर डे, एंड मील का कॉस्ट क्या चीज, मील पर मील कॉस्ट। केटरिंग का प्रोफेशनल सर्विस हम जब चार्ज करते हैं, चार्जेबल बाय आवर्स, जॉब, कॉन्ट्रैक्ट। अगेन एक चीज और सुन लो, चार्जेबल बाय आवर्स और जॉब और कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए बोल रहा हूं, इस पे रुक इसलिए गया क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है, प्रोफेशनल से। रॉन्ग, रॉन्ग। ये जो कंसेप्ट है काय का, चार्जेबल बाय आर, चार्जेबल बाय जॉब और चार्जेबल बाय कॉन्ट्रैक्ट। जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, अगेन एक लाइफ टाइम बात बता रहा हूं, सेकेंड डे ही बता रहा हूं, बिकॉज आई फील यू ऑल आर माई फैमिली। आई फील माई स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट इज माई फैमिली। एंड वो अगर मेरे फैमिली के लोग हैं तो वो जाना, बाहर जाके मत बताना, ये सब अपनी बात है बराबर। उधर दरवाजा वरवाजा बंद कर ले, सुन लिया तो बहुत है ना। खैर, यूट्यूब में लाइव है तो भी कौन देख रहा है, स्टूडेंट्स ही दिख रहे हैं, अपने ही स्टूडेंट देख रहे हैं ना, कोई ना कोई। भैया कौन जाने द्रोणाचार्य कहां पढ़ा रहा है, एकलव्य कहां बन रहा है, कौन जाने, हाँ है ना, कौन जाने। बट ठीक है, चार्जेबल बाय आवर्स, नेवर चार्ज मनी बाय आवर, नेवर चार्ज बाय मिनट, नेवर चार्ज बाय जॉब, नेवर चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर सर चार्ज कैसे करें बराबर, इस तरीके से सर चार्ज कैसे करें। अगेन एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक क्लाइंट आया मेरे पास, बोला सर ये एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे, कितना चार्ज करोगे। मैंने कहा पैसा का बात मत कर, पैसा बाद में, ठीक है। काय के लिए बना रहा था, सीएसआर फंड। सीएसआर फंड से मतलब उसका एक ट्रस्ट था,
तो ट्रस्ट के लिए बोला, मेरे को ट्रस्ट के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर दीजिए। ये ट्रस्ट मैं जाकर अलग अलग कंपनीज के पास पिच करूंगा कि मेरी ये ट्रस्ट है, मैं ये क्या सोशल वर्क कर रहा हूं, मैं हॉस्पिटल बनाता हूं, मैं एक रोटी वाली वैन भी चलाता हूं, मैं गरीबों के लिए क्या करता हूं, बहुत सारा उसने मेरे को बताया, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ऐसा वैसा कई सारे सोशल चीजें बताई उसने। और बोला मैं 2-4 बड़ी बड़ी कंपनीज में से क्या करूंगा, पिच करूंगा। तो उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, भाई मैं आपसे पैसा लेकर के कौन से मशीन में डालने वाला हूं, क्या एमआरआई मशीन खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा तू कितना पैसा मांग रहा है? बोला सर अभी तो मैं 40-50 लाख रुपया मांग रहा हूं। मतलब पागल है, गडकरी जी के पास जाऊंगा, वही बोला, मैं नहीं बोला। बराबर से नागपुर में वी आर वेरी हार्डली अ किलोमीटर, माई मेरे घर से हार्डली अ किलोमीटर गडकरी जी रेसाइड्स। गडकरी कौन है जानते हो? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। रोड कैसे बन रहे हैं हिंदुस्तान में? कौन बना रहा है? कौन बना रहा है रोड? कौन बना रहा है? हाँ गडकरी। तो जानते हो, अब जानते हो? हाँ अब हाँ जी, हाँ नितिन गडकरी। नहीं नहीं, अब गडकरी साहब तो बचपन से आदत है गडकरी साहब बोलने की, तो इसलिए दिक्कत है। अब वो बोला मैं गडकरी जी के पास जाऊंगा और पिच करूंगा कि मेरे को इस चीज के लिए क्या दीजिए, फंडिंग दीजिए। उनकी कंपनी के पास जाऊंगा, पिच करूंगा, सीएसआर एक्टिविटी में पैसा दीजिए। ठीक है, मैंने कहा गडकरी जी के पास जाएगा 50 लाख मांगेगा, पागल है तू? अपन बिठाए उसको, वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने आया था। वो काय के लिए आया था? प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने आया था। बराबर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देता 5,000, 10,000, 15,000, 25,000 चार्ज कर लेता। और क्या चार्ज करता? यस और नो? इतना ही चार्ज कर पाता ना। वो बंदा आया था हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने। हमने कहा नहीं, ये गलत है। आप जब एक काम करो, आप क्या करो, पूरे हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट बनाओ। मशीन वशीन कहां खरीद रहे? मैंने उसको पूछा कितने बड़ा हॉस्पिटल है तुम्हारा? बोला 5,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल है। मतलब 5,000 स्क्वायर फीट में क्या ही लगा लेगा भाई तू? कितना बड़ा हॉस्पिटल बना लेगा? मैंने कहा नहीं, एक काम कर, तुम्हारे एरिया में ढूंढो पब्लिक सेक्टर लैंड कौन सी है, कौन सी पब्लिक यूटिलिटी लैंड, पीयू लैंड बोलते हैं उसको, कौन सी पीयू लैंड है। तो उसने आइडेंटिफाई किया, बोला यहां सर 5 एकड़ पीयू लैंड है। मैंने कहा जा ये बोल कि मुझे ये लैंड मेरे नाम पे, मेरी संस्था के नाम पे क्या करवा दो, ट्रांसफर करा दो। बराबर, ये बोल। गडकरी जी के पास जा रहा है ना, तो ये बोल कि ये संस्था के नाम पे ये 5 एकड़ मेरी को लैंड करवा दो। अब अगर 5 एकड़ में तू क्या बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, तो ये प्रोजेक्ट है तेरा 100 करोड़ रुपए का। अब 100 करोड़ रुपए कहां आएगा? अब जा हल्दीराम के पास और बोल कि मुझे ये हॉस्पिटल बनाने के लिए क्या चाहिए, सीएसआर फंड में से पैसा चाहिए। अब जा मॉइल के पास और बोल कि मुझे हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा, उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं बना के देता हूं। वो बंदा सुन के ही दंग रह गया, बोला भाई ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा सोचा तो कर सकते हैं। नाउ ही इज माई वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट। डोंट चार्ज बाय आर, क्रिएट अ बिजनेस, डू समथिंग, बिजनेस बना के दो। हमारे पास ब्रेन है, बिजनेस बना के दो उस बंदे को कि ये ऐसे किया जाता है बिजनेस। डोंट चार्ज बाय आर। आर में तो वही रह जाएगा, दाल रोटी ही खानी पड़ेगी, पक्का है। अब जब आप उसका 100 करोड़ का अगर क्या बना के दोगे, उसके बाद अगर आप जो प्राइस बोलोगे ना, वो बोले कुछ नहीं बोलेगा, वो ही वोंट से एनीथिंग, ही वोंट से। खुद लाकर चेक ला करके दिया है बंदा। बोला सर फिगर भर दो या मैं बता दो क्या भरनी है। मैंने कहा नहीं है ना, अभी रुक, तेरा बिजनेस अभी क्या होने का है, उतना जितना मुझे चाहिए वो बनने का है। जिस दिन वो बन जाएगा आई विल चार्ज अ फीस, आई विल चार्ज अ फीस। यस, उस दिन है ना, आई विल बी डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, आई विल बी अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। अपन जो करते हैं उस दिन अपन क्या मांगेंगे, ट्रस्टी बनेंगे उस कंपनी के। हमने खड़ा किया ना, हम डुबा भी सकते हैं, है ना? अगर हमने खड़ा, दैट इज हाउ यू थिंक, दैट इज हाउ यू थिंक। इस तरीके से आपको सोचना है।
डोंट चार्ज बाय आर। खैर प्रोफेशनल सर्विस बड़ी बड़ी बात है सर, ठीक बात है, अभी पहले कंसेप्ट। अच्छा, एजुकेशन में कैसे चार्ज करते हैं? कोर्स वाइज, एनरोल्ड स्टूडेंट, ये बहुत डिटेल में अभी एमईपीएल का ही बात किया हम लोग, क्या वाइज, तो सक्सेसफुल स्टूडेंट वाइज एंड ऑल। हॉस्पिटल में कैसे चार्ज करते हैं? पेशेंट डेज। एक्टिविटी कैसा? कॉस्ट। जैसे क्रेडिट कंट्रोल में कैसे चार्ज किया है? अकाउंट्स मेंटेन, कितने अकाउंट मेंटेन, एंट्रीज कितनी की, उसके बेसिस पर। तो अलग अलग क्या हो सकते हैं? कॉस्ट यूनिट हो सकते हैं। सिमिलरली सेलिंग में कस्टमर वाइज, सेल वाइज, ऑर्डर वाइज। मटीरियल स्टोरेज हैंडलिंग में नंबर ऑफ रिक्वेजिशन एंड ऑल, ये सब आएगा डिटेल में। सिर्फ आपको ये समझ गया क्या कि अलग अलग चीजें अलग अलग यूनिट में मेजर की जाती है? यस और नो? यस सर, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स करते करते इतनी बार यूनिट्स आएंगे कि आपको फिर यूनिट ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। ये ठीक है। अगला चीज, बहुत सारे पन्ने, छोड़ दे उसको, छोड़ दे उसको, आगे देख लेगा, फालतू मर मरा जाएगा। बोले भाई आराम, इतना थोड़े पढ़ना है। हाँ जी, कॉस्ट ड्राइवर, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉस्ट ड्राइवर। चलो लिखो, ये आज आपका साथ जोड़ेगा, जीवन भर अब नहीं छोड़ने वाला, कॉस्ट ड्राइवर। चलो अगला कंसेप्ट, कॉस्ट ड्राइवर, फटाफट, फास्ट। कॉस्ट ड्राइवर, व्हाट इज कॉस्ट ड्राइवर बाय द वे? नाम से क्या लगता है? हाँ, समथिंग विच ड्राइव्स कॉस्ट, करेक्ट बात है। व्हाट ड्राइव्स कॉस्ट? व्हाट ड्राइव्स कॉस्ट? कॉस्ट ड्राइवर। मुझे एक बात, एक सिंपल सा, इस क्लासरूम में आपको कुछ कॉस्ट नजर आ रही है? कुछ कॉस्ट नजर आ रही है सबको बराबर? टेल मी एक कॉस्ट का नाम, और जिसके हिसाब से वो लगती होगी, रीजन वो बढ़ती होगी या कम होती होगी, कोई भी एक कॉस्ट, एक एक करके, एक एक करके। हाँ बोल, देखो। अच्छा, टीचर, हाँ, नहीं नहीं, टीचर का कॉस्ट ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ, ही सेज कि सर टीचर का कॉस्ट है। अब टीचर का कॉस्ट, कॉस्ट फॉर एमईपीएल, थिंक अबाउट इट, फॉर एमईपीएल टीचर का कॉस्ट है। तो अब टीचर का कॉस्ट एमईपीएल, क्या चीज होगी ऐसी जिससे ट्राई कॉस्ट या तो बढ़ती होगी या कम होती होगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूं कि मेरा चार्जेस, ऐसा सोच लो, चलो मेरे चार्जेस टू एमईपीएल, हाउ दे विल इंक्रीज एंड हाउ दे विल डिक्रीज, व्हाट वुड कॉस्ट ड्राइव फॉर। देखो मेरे लिए रेवेन्यू है, एमईपीएल के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो कॉस्ट क्या चीज ड्राइव करता है, कैसे? एमईपीएल के लिए टीचर का कॉस्ट कैसे ड्राइव करता होगा, क्या वाइज लगता होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट वाइज। तो अपन ने गिन लिया कितने स्टूडेंट है, इतने हैं, उसका हिसाब कर मल्टीप्लाई कर दिए, बैच का मल्टीप्लाई कर दिए, प्राइस ले लिए, ऐसा लेते होंगे ना? एक तरीका हो सकता है ना, आई एम सेइंग एक तरीका हो सकता है। हाँ, पर बैच डिसाइड कर लिया, अब उसमें 2 स्टूडेंट रहे या 200 स्टूडेंट रहे, सेम चार्ज करेंगे। यस सर, सब्जेक्ट एंड कोर्स, कोर्स वाइज कैसे? एक बात बता, कल को सोच के देखो। नहीं, मैं इसलिए आपको सोचने की आदत डाल रहा हूं ताकि अपने को ये सारी चीजें आगे काम आए, कंसेप्चुअली काम आए। जैसे अगर सोच के देखो आप, मैंने बोला था ना थोड़ी देर पहले, खुद पे लेना तुरंत समझ में आएगा, बोला था ना। मान लो कल को आप यहां पढ़ाना चाहते हो, हाउ यू विल चार्ज? नहीं नहीं, सही बोल रहा हूं, बता, वो जो बोलना चाह रहा है तो फ्लो में निकल गया उसके, बट ठीक है। हाँ, ही सेज कि सर पर आवर बेसिस पे चार्ज करेंगे। ही सेज कि सर क्या चार्ज करेंगे? सर 1 घंटा मैं यहां पढ़ाने आऊंगा, दिस वुड बी माई चार्ज। एक तरीका ये हो सकता है। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या है यहां? आर। यहां कॉस्ट ड्राइवर क्या है? आर। कॉस्ट काय के हिसाब से ड्राइव हो रही है? आर के हिसाब से। अच्छा, दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक तरीका हो सकता है कि सर टोटल स्टूडेंट्स ले लेंगे सर, उसमें का जो फीस आएगा उनका शेयर कर लेंगे सर। एक तरीका यह हो सकता है ना कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर सब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिस इज द फीस मल्टीप्लाइड बाय टोटल, दिस इज द टोटल वैल्यू। इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज, वॉट एवर परसेंटेज वी डिसाइड, परसेंटेज डिसाइड कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज। ये एक तरीका हो सकता है। तो यहां
क्या चीज ड्राइव कर रहा है कॉस्ट को? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और क्या तरीका हो सकता है कॉस्ट को ड्राइव करने का? पर क्लास, पर क्लास नंबर ऑफ लेक्चर्स पर डे, एक फिक्स्ड प्राइस ऑफ क्लास नंबर ऑफ लेक्चर्स पर डे, कि मैं एक लेक्चर का एक, फिर लेकिन फिर वो ऐसा आ जाएगा ना, एक लेक्चर का 1 घंटे का इतना लेता हूं, ऐसा ही होगा ना कि ऐसा, क्योंकि एक लेक्चर तो कुछ भी हो सकता है, एक लेक्चर 4 घंटे का हो सकता है, एक लेक्चर 1 घंटे का हो सकता है। तो आप 4 घंटे का लेक्चर का भी प्राइस वही चार्ज करेंगे एंड 1 घंटे का लेक्चर का भी प्राइस वही चार्ज करेंगे। हाँ हाँ, तो पर लेक्चर पर आर ही रहेगा फिर से, तो फिर वो पर आर तो आ ही गया, पर आर। तो जनरली कॉस्ट अगर टीचर की कॉस्ट है तो कैसे ड्राइव होगी? पर आर या पर स्टूडेंट। ये दो लॉजिकल बेस समझ में आते हैं। अच्छा, इस क्लास में सिर्फ टीचर अकेला ही है क्या जो कॉस्ट है? हाँ, और भी कुछ कॉस्ट है? इलेक्ट्रिसिटी। बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, रूम ज्यादा तो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक रूम में 50 लाइट है और एक रूम में 5 लाइट है। अब हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ना, मेरा बोलना है कि कॉस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे। एक जगह है 50 लाइट लगे, अभी देख ही रहे हो आप कितने लाइट्स लगे हैं यहाँ, इतने बड़े क्लासरूम में कम से कम 50 लाइट लगे होंगे। कोई दूसरा रूम है जिसमें 5, तो पर रूम कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, तो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना होगा? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। मान लीजिए, हाँ, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हो सकता है, नंबर ऑफ मशीन आवर्स हो सकते हैं कि मशीन कितने घंटे चली है, किलोवाट आवर्स हो सकते हैं। तो इस वाइज क्या होती है? कॉस्ट ड्राइव होती है। रेंट क्या वाइज ड्राइव होगा? रेंट क्या वाइज ड्राइव होगा? एरिया वाइज। हाँ या ना? रेंट क्या वाइज? एरिया वाइज। लेबर अगर वेजेस है या आर्ली बेसिस पे, आर्ली या पीस बेसिस भी हो सकता है, कई सारा चीज। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी हो सकता है, बट कई बार पीस बेसिस। दो बहुत कॉमनली यूज्ड तरीके हैं लेबर में, एक आर वाइज और दूसरा पीस वाइज। पीस वाइज मतलब क्या? पर पीस। तुम दिन भर में 100 पीस बनाओगे, इंटू मल्टीप्लाइड बाय 500, तुमको इतना पैसा देंगे। से तुम 10 पीस बनाओगे, मल्टीप्लाई बाय 500, इतना पीस देंगे। पर पीस हो सकता है। तो हमारा जब कॉस्ट हो सकता है तो कॉस्ट क्या हो सकता है? कई सारे अलग अलग तरीकों से हो सकता है। तो कॉस्ट क्या वाइज हो सकता है? उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। क्या है? अगर ड्राइवर बड़ा, नंबर ऑफ पीस बढ़े तो कॉस्ट बढ़ेगा। अगर टीचर के नंबर ऑफ आवर्स बढ़े तो कॉस्ट बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स बढ़े तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ेगा। एरिया छोटा हुआ तो कॉस्ट छोटा होगा। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स कम हुए तो कॉस्ट कम होगी। नंबर ऑफ टीचर कम हो गए तो क्या होगा? कॉस्ट कम हो जाएगी, होगी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ड्राइवर, द फैक्टर ऑन विच कॉस्ट डिपेंड्स। तो लिखेंगे कॉस्ट ड्राइवर, द फैक्टर और एक्टिविटी, द फैक्टर और एक्टिविटी ऑन विच कॉस्ट डिपेंड्स, द फैक्टर और एक्टिविटी इन विच cost on which cost depends, the factor or activity on which cost depends is called as cost driver, is called as cost driver. For example, area, rent, area, एक दो एग्जाम्पल दे दो। रेंट, रेंट के लिए कौन सा? एरिया। रेंट क्या वाइज? एरिया वाइज। सुपरविजन, एनीबडी? सुपरविजन, सुपरविजन का एग्जाम्पल, सुपरविजन का कॉस्ट क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। सुपरविजन का कॉस्ट क्या वाइज? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। रेंट क्या वाइज? एरिया वाइज। सुपरविजन क्या वाइज? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वाइज। या फिर एक आधा और एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स क्या वाइज बांट देंगे? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट वाइज। ये बात समझ आई क्या सबको? हाँ या ना? पक्का? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। चलो
अगला हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। व्हाट ऑल आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला, ये क्लासिफिकेशन लिखना जरूरी है, इसी पर सारा कॉस्टिंग का दारोमदार टिका हुआ है। आपका आगे का सारा कॉस्टिंग काय पर डिपेंड करता है, क्लासिफिकेशन पे। पहला चीज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मैं भी लिख रहा हूं, और जो चीज मैंने लिख दी मैं बार बार कमांड नहीं दूंगा, जो भी मैंने यहां लिख दिया वो अपनी नोटबुक में लिखना ही है, वो इंपॉर्टेंट है। आई डोंट राइट गार्बेज। मैंने कुछ लिखा है अगर बोर्ड पे तो वो इंपॉर्टेंट ही है, तो ही मैंने लिखा है, अदरवाइज मैं लिखता ही नहीं। सिंपल बात है। तो जहां पर जरूरत का है वो अपने को लिखना ही है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, नंबर 1 काय के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं, बोल रहा है बाय नेचर। पहला क्लासिफिकेशन काय के हिसाब से, बाय नेचर ऑफ एलिमेंट। चलो पहला चीज नेचर ऑफ कॉस्ट या एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, नेचर ऑफ एलिमेंट। ध्यान देना, एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सबको दिख रहा है ना, दिख रहा है पक्का ना, ठीक बात है। स्पेसिफिकली पीछे वाले नहीं, सामने वाले को तो दिख ही रहा है, वो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दिख पीछे वालों को रहा है क्या, ये चक्कर है। दिख रहा है बच्चा, लास्ट पक्का, ठीक बात। नेचर ऑफ एलिमेंट, नेचर ऑफ एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट वाइज क्लास कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो अगर मान लीजिए, हाँ जी, इस प्रोडक्ट को देख करके क्या लग रहा है, कौन कौन से कॉस्ट इसमें आए हैं, क्या क्या लगा है, कौन कौन से एलिमेंट लगे हैं इसको बनाने के लिए। प्लास्टिक, प्लास्टिक, और थोड़ा सा डिटेल में बोलो फिर अपन उसको समराइज कर देंगे। हाँ, बैटरी लगा है सर, हाँ अंदर सर्किट है सर, सोलर पैनल है सर, डिस्प्ले है सर। हाँ, ये जितना भी बताया आपने, इन सबको मटेरियल में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक एलिमेंट मटेरियल लगा है, एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन में पहला एलिमेंट क्या लगा है, मटेरियल लगा है। दूसरा और क्या एलिमेंट लगा है, लेबर लगा है, बराबर। लेबर दिखाई नहीं दे रहा है मगर लगा है। सर कहां है सर, लेबर तो दिखाई नहीं दे रहा बट लगा है भाई, बगैर लेबर के खुद ब खुद नहीं बन गया होगा, हाँ या ना। तो यहां क्या लगा है, लेबर लगा। और हाँ, नहीं नहीं, एक बार वो कल वाला बोल दो फटाफट, मार्केटिंग मार्केटिंग मार्केटिंग, वो कल वाला बोल दो एक बार। हाँ, पैकेजिंग लगा है, ट्रांसपोर्टेशन लगा है, इलेक्ट्रिसिटी लगा है, सुपरविजन लगा है, फैक्ट्री का रेंट लगा है, डेप्रिसिएशन लगा है, टेलीफोन लगा है, से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लगा है, एडवर्टीजमेंट लगा है। हाँ, वो आ रहा था, मैं मार्केटिंग पे आ रहा था, एडवर्टीजमेंट लगा है। हाँ, मिसलेनियस, हाँ मिसलेनियस तो लगा ही है, उसके बगैर तो बात ही नहीं होता, बराबर। मिसलेनियस और कुछ। अब इन 3 खर्चों को हम क्लासिफाई करते हैं, काय में क्लासिफाई करते हैं, एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन। एलिमेंट्री क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक को हम लोग बोलते हैं, पहला चीज हम लोग बोलते हैं मटीरियल। पहला कौन सा चीज, मटीरियल कॉस्ट। दूसरी चीज क्या, लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट। और तीसरी चीज कौन सी, ओवरहेड कॉस्ट या एक्सपेंसेस। कितने तरीके से अपन बांट सकते हैं, 3 तरीके से। तो एक चीज कौन सी कॉस्ट, पहला काय पर बोलेंगे, मटीरियल कॉस्ट, मटीरियल कॉस्ट। दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोल सकते हैं, लेबर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। एम्प्लॉय कॉस्ट बोलो या फिर क्या बोलो, लेबर बोलो, एक ही बात है। और तीसरी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। नहीं, ओवरहेड्स में आएंगे, आएंगे ना, जल्दबाजी, समय से पहले किस्मत से ज्यादा। तो अभी मटेरियल, एम्प्लॉय और एक्सपेंसेस, कितने तरीके के कॉस्ट, 3 तरीके। अब हर कॉस्ट को हम 2 तरीके से फर्दर बाइफरकेट कर सकते हैं। कितने तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं, 2 तरीके से बाइफरकेट किया जा सकता है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट। वैसे ही एम्प्लॉय कॉस्ट को भी कितने तरीके से बांटा जा सकता है,
दो तरीके से। कौन कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक और चीज, जब मैं कोई भी चीज, कलर डिफरेंस दिख रहा है क्या? वहां स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, बट अगर कलर डिफरेंस कभी दिखाई दे, जैसे क्या चीज, मैंने कुछ चीजें वहां पे ब्लू में लिखी है, कुछ चीजें काई में लिखी है रेड में, तो मैंने कोई चीज रेड में लिखा, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट है। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि मैं बोर हो चुका हूं ब्लू लिखने से, इसलिए ये रेड में लिख रहा हूं। बराबर? तो भाई मैंने अगर किसी सेंटेंस में चलते चलते, मेरी आदत है, दिस इज माई ट्रेट, कि अपन बहुत जल्दी है ना चीजों से बोर हो जाते हैं। तो अपन अगर लिखने में स्पेसिफिकली बहुत ही जल्दी बोर हो जाता, तो मैं बीच में ही क्या करता रहता हूं, मैं ब्लू में लिखता रहूंगा, रेड में चला जाऊंगा, रेड में लिखते लिखते ब्लू में चला जाऊंगा, ब्लैक में चला जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या है, इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं हाइलाइटर यूज ना करूं और ऐसा येलो कुछ मार्क ना करूं, तब तक वो क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले ही दिन बता दूं, नहीं तो सर आपने पेन चेंज किया, मैं फिगर्स में भी ऐसे ही कर लेता हूं। 172 लिखूंगा, 1000 लिखूंगा तो 1000 काय में चला जाएगा, रेड में हो जाएगा, क्योंकि मैं वहां बीच में बोर हो चुका हूं भाई। क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं ना भाई। अभी हाँ, तेरे को ये इंपॉर्टेंट मार्क करना है तो ये लिख दे अपनी नोटबुक में, पन्ने क्या इस पे जाके समोसा खाएगा क्या? हद है मारवाड़ियत की, वो भी इसी से जमाया होगा। अच्छा चिपका लेंगे, है ना? मैं बोला था ना, बंदे नहीं सुधरेंगे। बराबर? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज, हमने भी ऐसा ही किया, हमने भी, बट हमको बाद में समझ आया कि ये चीज नहीं, हम भी इसी तरीके से पहुंच जाते थे क्लास के। बराबर? नहीं, और सर हम आप ही के स्टूडेंट है सर, तो हम तो ऐसा ही करेंगे सर। हम भी ऐसे ही पहुंच जाते थे कि भाई तू तो पेन ले आना, है ना, और कैलकुलेटर तो तू लाई रही है ना? बराबर? और नोटबुक भाई तू ले आना, है ना? अपन तो हाथ हिलाते हुए जाते थे कहां क्लास में, दे रहे भाई पेन दे, क्या बता रहे हैं सर, लिख देंगे। अगेन आइडिया नहीं दे रहा हूं, है ना? सिर्फ क्या डोंट्स है, डूज नहीं है, ये बता रहा हूं, आइडिया नहीं। खैर अगला चीज, इसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इधर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और यहां पर भी कौन सा चीज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इन ऑल ऐसा बोला जा सकता है कि आपके दो तरीके के एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसमें भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यहां पे भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। यहीं पे अगर ध्यान से देखोगे, कम से कम दो कलर, तीन कलर से लिख दिया मैंने अभी, उतना ही लिखने में। खैर वो होगा, हर बार होगा, ऐसा होता ही रहेगा, बट उसका मतलब इतना ही है कि अपने को लिखते चले जाना है। जब मैंने हाईलाइट करना है तो मैं कर दूंगा, या तो हाईलाइट ऐसे कर दूंगा, या फिर अपनी आदत है कि अपन क्या करते हैं, उंगली करते हैं। जब कोई चीज क्या रहती है, हाईलाइट करनी रहती है, तो अपन क्या करते हैं, उंगली करते हैं। जहां उंगली की है वो हाईलाइट है भाई, वो याद रखना है हमको, क्या करना है। हाँ वो देखो, उसको बहुत मजा आ रहा है, उंगली करते हैं, बगल वाले को नहीं करनी है, इधर ध्यान देना है ना? चलो ध्यान दो। चलो नेक्स्ट, तो अगला कंसेप्ट, लेट्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल? क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल? एक एक करके ना, एक एक करके, चार चार लोग इकट्ठा बोलेंगे, सुने, एक एक। हाँ मैम आप बताइए, एक सेकंड होल्ड करना, हाँ बाकी लोग होल्ड करके रखना, जाने मत देना। हाँ चलो, ये फर्नीचर बना है, क्या दिखाई दे रहा है इसमें, चलो लेट्स सी। हाँ वुड लगा है, सनमाइका लगा हुआ है, दो चीज दिखाई दिया, और कुछ लगा है, फेविकॉल लगा है सर। नहीं नहीं एक मिनट, उसको बोल लेना, मैम बोला ना मैंने, मैम बताएंगी तो भाई। हाँ चलो बताओ, एक चीज आपने बताया वुड लगा है, दूसरा सनमाइका लगा है, तीसरा फेविकॉल लगा है, और कुछ?
कलर लगा, चलो ठीक है, कलर लगा। और कुछ नहीं? नहीं, मटेरियल की बात चल रही है भाई, मटेरियल का। अरे उसको पकड़ के लाओ रे, वो एकदम लेबर में पहुंच गया, अपन मटेरियल की बात चल रही है। अच्छा उसको लेबर में रोक लेना, नहीं तो ओवरहेड में तो चौक पे मिलेगा अपने को। चलो ध्यान देना, हाँ जी प्लीज। हाँ, नेल्स लगे, खीले लगे, बराबर, नेल्स लगे। और कुछ? बस ये चारों आपको पता है, तो ये चारों डायरेक्ट है, ये चारों डायरेक्ट है। हाँ, ये चारों डायरेक्ट है। नो, यस। हाउ मेनी ऑफ यू से कि ये चारों, उन्होंने चार एक्सपेंसेस बताए, एक वुड प्लाईवुड, दूसरा उन्होंने बताया सनमाइका, तीसरा उन्होंने बताया नेल्स, और चौथा क्या बताया उन्होंने? से फेविकॉल। क्या ये चारों खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हैं? हाउ मेनी ऑफ यू से यस सर? ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू से नो सर? एज यूजुअल मेजोरिटी इज रॉन्ग, है ना? यूजुअल है भाई, दिस इज यूजुअल, मेजोरिटी हमेशा गलत रहती है। चारों एक्सपेंडिचर, हाँ जी, वो देखो जीएसटी में पहुंच गया बंदा। आ जा भाई, वापस आ जा फिर से। हाँ सुनेंगे, प्लीज सुनेंगे, कंसेप्ट सुनेंगे जरा। नाउ चारों एक्सपेंडिचर्स डायरेक्ट नहीं है। द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आर विच कैन बी अलोकेटेड टू अ प्रोडक्ट, जो क्या किया जा सकता है एग्जैक्टली अगर हम प्लाईवुड निकालेंगे तो प्लाईवुड हम मेजर कर सकते हैं, अलोकेट कर सकते हैं काय में से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। यहां पर एक बेसिक फर्क है, अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट व्हाट इज, पहले ये दो टर्म समझे बगैर क्या नहीं समझ में आएगा कि क्या डायरेक्ट है और क्या इनडायरेक्ट है। इन दो टर्म्स के बगैर नहीं समझेगा। जब हम बोलते हैं अलोकेटेड एक्सपेंसेस, अलोकेशन में एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको इस चीज के लिए, अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट समझने के लिए। मान लीजिए कि अभी क्लास के बाद, अभी ब्रेक में, अभी 3:30 बज गया, अरे ध्यान ही नहीं है ना? नहीं ब्रेक नहीं, अभी इतना अलोकेशन और अपोर्शनमेंट तो सुन ले भाई, है? नहीं नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं, मैं कॉस्टिंग में ना आई गो, मतलब मैं अंदर ही चला जाता हूं कहीं। तो प्लीज, अगर आपको समय का पता चला, मुझे तो नहीं पता चला, आपको मुझे अच्छा नहीं पता चला, थैंक यू सो मच। हाँ पढ़ाइए सर, पढ़ाइए, यही बात तो है, पढ़ने में तो तभी बात है कि मजा आ रहा है। हाँ जी, अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट। एक एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं कि 4 फ्रेंड्स ने सोचा कि लेट्स हैव, सब चलते हैं कुछ नाश्ता करते हैं, कुछ स्नैक्स खाते हैं, 4 TTMM बेसिस पर, तेरा तू मेरा मैं, है ना? इस बेसिस पे जो आप TTMM बेसिस पर जा रहे हैं, बराबर, कंट्रीब्यूशन करके। अच्छा, जब बिल आएगा, मान लीजिए 4 लोगों ने कुछ 4 चीजें, ये 4 लोग सामने बैठे, हाँ भाई क्या खाओगे, मतलब वेट देखना, वेटर समझ वाला, पिज्जा दर, हाँ भाई, है ये ले, चाय में ही निपटा देगा भाई, ठीक है, ओके। उसका पिज्जा ये देख, इसकी नजर उसके पिज्जा पे है। बोला सर TTMM है सर, अपन तो इसकी कोल्ड ड्रिंक और इसकी चाय दोनों मिला के पी लेंगे सर। सब कॉस्टिंग सीखे हुए आए हैं, है ना? सर बोला अपना तो पिज्जा उसका खाएंगे सर। हाँ जनाब, आप बता दो क्या कर, अच्छा ये बिरयानी खाएंगे, बट 4 आइटम्स बताओ। हाँ कुछ एक आइटम बता दे भाई। आइटम मतलब मैं खाने का बोल रहा हूं, है ना? हाँ अच्छा, बर्गर खाएगा, चलो 4 लोगों ने बताया, एक बंदा पिज्जा खाएगा, एक बंदा बर्गर खाएगा, एक बंदा बिरयानी खाएगा, और एक हमारा बंदा चाय पिएगा भाई, है ना? ठीक है। हाँ अच्छा, तेरे को भी चाहिए सर? मैं भी जाऊंगा, ये चारों मैं निपटाऊंगा, ऐसा। खैर, अच्छा जब बिल आएगा, हाउ दे विल allocate this, whether they will allocate or apportion। अच्छा एक मिनट, अपन एक काम करते हैं, बिल आया, पिज्जा 400-500 रुपए का पिज्जा आया भाई, बर्गर आया 100-150 रुपए का, आपकी बिरयानी आई कुछ 100-150 रुपए, 500 और 150 800 रुपए का, और इसकी बेचारी की चाय आई 10 रुपए की। अब मुझे बताइए, कंसेप्ट देखो, मजे मजे में पढ़ भी ले रहे हैं,
कंसेप्ट भी समझे। अब जब बिल आएगा, हाउ इट विल बी अपोर्शन। हाँ, पहले ही चिल्ला सर, टीटीएमएम सर, वेदर इट विल बी अपोर्शन इक्वली, अपोर्शनमेंट करेंगे, अलोकेशन करेंगे, अलोकेशन करेंगे। क्या करेंगे? अब भाई थोड़ा सा बढ़ जा, कुछ डोसा वोसा खा ले, ऐसा है ना, है जीवन में, ठीक है भाई। तो 100 रुपए का इसने भी खा लिया, मान के चलते हैं ऐसा कुछ, तो 100 रुपीज कुछ। तो चाय ठीक नहीं लग रहा है यार, है ना, 3 दोस्त एक पिज्जा खा रहा है, तू चाय पी रहा है भाई, है ना, ठीक है कॉफी पी लेगा, हाँ स्टारबक्स जाएंगे, है ना, स्टारबक्स जाएंगे, फिर ठीक है, फिर इट इज ओके। चलो फिर, हाँ नाउ अगर अपन चारों चीज में हमने क्या कर दिया, जब बिल आएगा तो भाई सीधा बिल में देखेंगे कितना, जीएसटी मत लगाना, हाँ जी, नहीं मेरे को पता है कोई अभी बोले सर जीएसटी का कैसे बांटेंगे, तो भाई क्या कर लेंगे अपन, सिंपल सा, ये बंदा डोसा खाया, बोला डोसा का 100 रुपया निकालेगा, 100 रुपया दर देगा, बोला भाई मेरा हो गया। ये बंदा पिज्जा खाया, बोला 500 रुपए तुझसे ले ले, इसको क्या बोलेंगे, अलोकेशन, डायरेक्टली अलोकेटेड टू अ से स्टूडेंट और डायरेक्टली अलोकेटेड टू फ्रेंड। मान लीजिए एक और पांचवा बंदा है, वो पीछे हाथ दिखा रहा था सर, मैं मेरा हाँ तेरा रह गया, वो तेरे को ही लेके चलते हैं अब, हाँ जी। तो ये पांचवा बंदा भी बोला, थोड़ा सा मान के चलते हैं एक आधा फ्रेंड है, फाइनेंशियली थोड़ा सा कमजोर है, मान के चलते हैं, तो हाँ जी बराबर, फाइनेंशियली थोड़ा सा कमजोर है, तो बोला भाई तू भी चल, तेरा हम लोग देख लेंगे, ठीक बात है। अब वो भी कुछ खा लिया, कोई एनीथिंग व्हाटएवर, बेचारा जो फाइनेंशियली कमजोर रहता सोच समझ के ही खाता है ना, तो थोड़ा सा बोलता है कुछ तो भी खा लूंगा, बराबर, व्हाटएवर, सपोज 100 रुपीज ही ऑल्सो एट समथिंग, 100 रुपीज ही ऑल्सो एट समथिंग। जब वो 100 रुपए का अपोर्शनमेंट होगा, कैसे करोगे, अलोकेट करोगे कि अपोर्शन करोगे, तो कॉमन कॉस्ट अपोर्शन होती है, एंड कौन सी कॉस्ट जो कैलकुलेट की जा सकती है, वो कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट अलोकेट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट अपोर्शन होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट किसको बोलेंगे, एनी कॉस्ट विच इज अलोकेटेड टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट, चाहे फिर वो मटेरियल रहे, चाहे फिर वो लेबर रहे, चाहे फिर वो एक्सपेंसेस रहे। क्या कहा मैंने, नीचे नोट में, यहीं पे नोट में क्या लिखेंगे हम लोग, एनी कॉस्ट which can be allocated to product or service, any cost which can be allocated to product or service is called as direct cost. Product or service is called as डायरेक्ट कॉस्ट। जो भी कॉस्ट किसको अलोकेट होगी, प्रोडक्ट और सर्विस को अलोकेट होगी, तो उस कॉस्ट को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब बिल आया तो भाई जिसने पिज्जा खाया वो पिज्जा का पे करेगा, जिसने डोसा खाया वो डोसा का पे करेगा, जिसने बर्गर खाया वो बर्गर का पे करेगा, जिसने बिरयानी खाई वो बिरयानी का पे करेगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अलोकेशन। रेस्पेक्टिव कॉस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट और सर्विस, तब उस चीज को अपन क्या बोलेंगे, कौन सा कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरा कॉस्ट कौन सा, इनडायरेक्ट। इट इज कॉमन एक्सपेंसेस विच इज अपोर्शन टू द प्रोडक्ट। क्या कहा, दूसरा चीज, वर्किंग नोट नंबर 2 या नोट 2 क्या बोलेंगे, एनी कॉस्ट विच इज allocated to product, sorry, apportion to the product, apportion to product is called as, क्या बोलेंगे, indirect cost, is called as indirect cost। is called as इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये बात समझ में आई क्या, एग्जाम्पल समझा क्या। तो अब फिर से हमारे एग्जाम्पल पे आते हैं, जिस बात पे हम लोग बात कर रहे थे, फर्नीचर। तो अगर हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट का कॉस्ट आप डायरेक्टली अलोकेट कर सकते हो, वुड, सनमाइका, बस
ये डायरेक्टली क्या किया जा सकता है, अलोकेट किया जा सकता है। एक फर्नीचर बना है भाई, इसमें 4x2 का क्या लगा है, वुड लगा है। 4x2 का क्या लगा है, फर्नीचर या सनमाइक, या एक 4x8 की क्या लगी है, शीट लगी है। ऐसा कर सकते हैं। तो इसका कॉस्ट क्या होगा, डायरेक्टली अलोकेट। ये कौन सा कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। ये कौन सा कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन नेल्स, क्या अगर मान लीजिए जितने टेबल्स बने, जितना फर्नीचर बना है, सब में नेल्स सेम है क्या, ऐसा गिन गिन के लगाए हैं कि ये 5 वाले, ये 5 तेरे, इसको लगा देना, ये 5 उसके, इसको लगा देना, ऐसा किए हैं क्या, कि खरीद कर लाए 1 kg और सब में मार दिए, ठोक दिए, ऐसा ही होगा ना, हाँ या ना। तो वो फिर कॉमन कॉस्ट है। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 1 kg डिवाइड बाय 100 टेबल्स इक्वल टू पर kg। दिस इज नथिंग बट क्या किया हमने, अपोर्शनमेंट। फेविकॉल भी ऐसा गिन गिन के, ऐसा कटोरी में गिन गिन के निकाले थे क्या, कि नहीं नहीं ये 100 ml, एक बेंच में 100 ml ही लगना चाहिए। 1 लीटर लाया, वो 10 बेंच में इक्वल लग रहा है, ऐसा है क्या, कि वो अपोर्शन किया होगा। तो जो अपोर्शन है वो कौन सा खर्चा है, और जो क्या है डायरेक्टली एसोसिएट किया जा सकता है वो कौन सा खर्चा है। बात समझ में आई क्या। तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी, आज से जो कॉस्ट अलोकेट होती है वो कॉस्ट क्या होती है, और जो कॉस्ट अलोकेट नहीं की जा सकती है वो कौन सी है। अच्छा ये तो मटेरियल में बताया आपने, मटेरियल के एग्जाम। जरा मुझे अब सोच के बताना कि लेबर कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट लेबर और कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर। लेबर कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट लेबर, कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर। नहीं नहीं, पहले तो ये सोचो कि फर्नीचर बनाया होगा, जब भी फर्नीचर बनाया हो, इसमें किस किस टाइप का लेबर लगा होगा। सोच के देखो ना साथ में, कौन कौन सा लेबर लगा होगा। लकड़ी काटने के लिए एक लेबर, अच्छा जोड़ने के लिए एक लेबर, लकड़ी लाने के लिए एक लेबर, शेप एंड साइज के लिए लेबर। ये जितना तुमने बताया इसको बोलते कारपेंटर, है ना। ये जितना भी तुमने बताया, लकड़ी काटने के लिए लेबर, लकड़ी पकड़ने के लिए लेबर, लकड़ी जोड़ने के लिए लेबर, उसको शेप एंड साइज देने के लिए लेबर, भाई कारपेंटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाँ। तो फर्नीचर बनाने के लिए बेसिक एक कारपेंटर लगा होगा, उसके बाद एक एक करके, वो कुछ बोल रही थी, हाँ बोलिए। अच्छा ट्रांसपोर्टर वो लेबर है कि, मेरे को पहली बात तो वो ऐसा बता कि वो एक्सपेंस है कि लेबर है, पहले ये सोच, शांति से सोचो कि जो लकड़ी लाके डिलीवर किया है, लकड़ी लाना मतलब ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, उधर से लोड कराया होगा, यहां से अनलोड कराया होगा, वो लेबर है कि वो एक्सपेंस है, पहली बात तो। हाँ तो फिर उसको लेबर में नहीं, अपन काय पे बात कर रहे हैं, लेबर पे, तो उसको छोड़ दो, चला गया वो। हाँ अब बताओ मुझे और कौन सा लेबर लगेगा अगर फर्नीचर बनाना हो तो। चलो यार कुछ तो बताओ, सोचो तो। हाँ कलर करने के लिए क्या लगा होगा, पेंटर लगा होगा, पेंटर लगा होगा, बराबर है। पॉलिश करने के लिए कोई पॉलिश वाला बंदा अलग रहता है, कारपेंटर पॉलिश नहीं करता है, कारपेंटर सिर्फ क्या करता है, शेप देता है, बराबर, शेप कर कर एक शेप दे देगा, उसके बाद कौन लगेगा, पॉलिशर। अब इनमें से कौन डायरेक्ट कौन इनडायरेक्ट, कंसेप्ट पे सोचना, अलोकेशन एंड कारपेंटर, कारपेंटर डायरेक्ट, और पॉलिश और पेंटर करेक्ट। ये हुई बात, क्या चीज, क्योंकि वो क्या है, कारपेंटर का खर्चा हम लोग वो पर आवर काम करेगा, वो पर डे में, कि भाई एक दिन में मैं 5 बनाऊंगा, 5 का अपन 5,000 रुपए लेंगे सर, तो वो क्या ले लेगा, डायरेक्टली उसकी कॉस्ट क्या की जा सकती है, अलोकेट की जा सकती है। इस चीज को क्या बोलते हैं, बोलो, डायरेक्ट लेबर। और जो पेंटर है उसको ऐसा देंगे क्या कि एक एक यूनिट का पेंट, बोले भाई ये पेंट का डब्बा है, सबको मार दे, तेरा दिन के वेजेस 1,000 रुपए हो गए डेज, तो उसका कॉस्ट कॉमन कॉस्ट है, वो कॉमन कॉस्ट है, तो क्या करेंगे, अपोर्शन करेंगे। अपोर्शन किया तो कौन सी कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। बात समझ में आई, पक्का, मजा आया। कौन सी चीज, लेबर, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट। आज से भूलेंगे, आपने लिख रखा है, जो कॉस्ट अलोकेट होती है, जो कॉस्ट अपोर्शन होती है। अच्छा तीसरा पार्ट,
कौन सा चीज, मटेरियल के बारे में बात कर लिए, लेबर के बारे में बात कर लिए, तीसरा कौन सा, एक्सपेंस। चलो एक्सपेंस कॉस्ट, एक्सपेंसेस कौन कौन से एक्सपेंसेस लगते हैं, इन दोनों को छोड़ देना। अब ये मत बोलना कि लकड़ी लगेगी, हाँ एडवर्टीजमेंट, आओ एडवर्टीजमेंट लगेगी रे, हाँ पहले बाकी बात है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग तो क्या ही करेगा, फर्नीचर खुद ही ट्रैवल, बस वाले को टिकट पकड़ा दिया, बोले मेरे को उधर तक दे छोड़ दे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। ट्रांसपोर्टेशन। और हाँ कुछ पीछे वाला बोल रहा था बंदा, बोलने दो रे उसको, हाथ उठाया था ना, इतनी जोर से बोला। द पर्सन इन रेड शर्ट, बोल भाई। अच्छा आप भी ट्रांसपोर्टेशन ही बोल रहे थे, ओके ठीक है, हाँ जी। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और हाँ ऑफिस एक्सपेंसेस, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, हाँ कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड कहाँ आएगा, एक्सपेंस ही है बट रॉ मटेरियल लाने का खर्चा, इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड भी, आउटवर्ड भी, और वही ट्रांसपोर्टेशन ही बोलेंगे उसको। हाँ ठीक है। माई नेम इज मनोज, नेम ऑफ माइन इज मनोज, मनोज इज माई नेम, प्रूव्ड, यहीं पे बराबर प्रूव्ड। एक ही खर्चे को अलग अलग लिखते हैं, हाँ पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड सो ऑन, ठीक है। एक हाथ दो एक्सपेंसेस की बात करते हैं। अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी, अगर फर्नीचर बनाने के लिए कुछ तो वो काटने का मशीन कुछ चलाना होगा, उसको शेप साइज देने के लिए, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। बोलिए डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, ये बात इनडायरेक्ट से जिस जगह बनाएगा वहां का रेंट दे रहा होगा, बोलो डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से काय का चीज। अच्छा ये फर्नीचर बनने के बाद इसको पैकिंग, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेगा और उसमें पैक करेगा, बराबर थर्मल, सोच के देखना, एक मिनट धीरे धीरे, अरे रुक तो जा भाई, शर्मा जी बोल रहे है ना सर, इतनी कॉस्टिंग आ रही है ना सर, रोक नहीं पा रहे हैं जी, बह रही है सर, है ना, देखना भाई, खुद मत बह जाना भावनाओं में। तो हमने कहा कि कुछ क्या पैकिंग करना पड़ रहा है, और वो पैक करने के लिए अपन ट्रांजिट के लिए बोल लीजिए, या उसकी से ऑथेंटिक रखने के लिए, उसको उसका क्वालिटी ना गिरे, इस चीज के लिए पैक करते हैं एक एक फर्नीचर को। बोलिए डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, क्योंकि क्या हो सकती है, अलोकेट कर, तो जो खर्चा अलोकेट किया जा सकता है वो क्या, डायरेक्ट, और जो खर्चा अलोकेट नहीं किया जाता है वो क्या। बात समझ में आई क्या, पक्का, एकदम क्रिस्टल क्लियर, जबरदस्त, ठीक है। क्या लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक, उसके बाद क्या करते हैं, हम आगे बात करते हैं। हाँ जी, इधर कोई ऑनलाइन है क्या जिसको नहीं समझ आया, इधर ऑनलाइन में जाऊं कैसे, एस्केप तो हो नहीं रहा है।